हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो इस वीडियो में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो एकदम बेसिक है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस देन बी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड ए क्रॉस बी। तो हम लोग ने सीखा था कि ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट की हेल्प से अभी निकाल रहे हैं, लेकिन बाद में हम लोग इतना बड़ा सा डिटर्मिनेंट और आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखेंगे। लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। तो हम लोग डिटर्मिनेंट के थ्रू ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप और फिर ए वाले 4 -1 3 और -2 1 और -2। ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो डिटर्मिनेंट में हम किसी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा हम लोग रो वन के अबाउट ही एक्सपेंड करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। चलो, तो आई कैप के साथ क्या आएगा? 2 ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 - 3 आई कैप, फिर माइनस का जे कैप, और इसके साथ कितना आ जाएगा जे कैप के साथ? 4 × -2 -8, तो माइनस का 8 और माइनस का 6 आएगा, और बीच में एक और माइनस होता तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। और के कैप के साथ कितना आएगा? के कैप के साथ आएगा 4 प्लस का और माइनस का 2। तो ए क्रॉस बी हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है। माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो सिंपल डिटर्मिनेंट की हेल्प से वी हैव कैलकुलेटेड ए क्रॉस बी। ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वेक्टर ऑफ, दो बार लिखा है यहाँ पर, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, उसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के लॉन्ग होगा। ठीक है। तो यानी कि जो भी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। ठीक। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर, तो प्लस माइनस क्यों लगाया? ए क्रॉस बी भी हो सकता है, बी क्रॉस ए भी हो सकता है। तो इन जनरल जो वेक्टर होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर जिस मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए वो वेक्टर निकाल लेंगे। तो वैसे तो मेरे ख्याल से ये सेम ही वेक्टर्स हैं जो इस क्वेश्चन में थे, लेकिन देखो आगे तुम्हें ए क्रॉस बी निकालना हो तो पूरा वो डिटर्मिनेंट वगैरह मत बनाना, बस सीधे केवल और केवल वेक्टर्स के कंपोनेंट लिखना, है ना। तो जैसे यहाँ पर लिख लिया तुमने ऐसे, वो आई कैप जे कैप के कैप पूरा डिटर्मिनेंट के साथ मत लिखना, ऐसे लिख लो। इसी के ठीक नीचे बी लिख लो, -2 1 और -2, और जल्दी से कैलकुलेट कर लो, है ना। और एग्जाम में क्योंकि हमें कैलकुलेशन का टाइम बचाना होता है, तो देखो कितना आएगा। आई कैप के साथ क्या आता है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 - 3 यानी कि माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 आ गया। ठीक, यानी कि माइनस का आई कैप, फिर जे कैप के साथ एक माइनस पहले से रहता है, और फिर इनको वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? माइनस का 8 और प्लस का 6, तो माइनस का 8 और प्लस का 6 -2, लेकिन एक माइनस पहले से रहता है तो 2। और फिर के कैप के साथ 4 × 1 = 4 -2, तो ये वेक्टर अपना थोड़ा कम लिखने के बाद भी आ गया, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, तो पहले तो क्या करते हैं कि उसके रिक्वायर्ड वेक्टर से पहले प्लस माइनस लगा लेते हैं। रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 9 है। और अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, तो वो कितना आ जाएगा? ए क्रॉस बी कुछ ऐसा आ रहा है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक। होल डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √2² प्लस 2² प्लस 1, यानी कि √9 यानी कि 3। तो बस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, हमें ध्यान रखना है वो कुछ इस फॉर्मेट का होगा, प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, है ना। और दूसरी बात, कभी भी ऐसा वेक्टर निकालना होगा तो हम लोग ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है। और फिर उस यूनिट वेक्टर को रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस माइनस अगेन किस लिए लगाया है? क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन भी हो सकती है, बी क्रॉस ए की भी डायरेक्शन हो सकती है, जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो बस ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा। चलो, ऐसे ही कुछ और सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी।
फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय दिस। तो इसके लिए हमें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना होता है। अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स दी हो तो हम लोग ने पढ़ा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर डायगोनल्स दिए होते हैं तो मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 बाई 2, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे तो एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं, तो सीधे सीधे हम लोग जैसे अभी सीखा है ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना, वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3, और यहाँ पर लिख लेते हैं इसी के नीचे 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो ए क्रॉस बी मतलब इनका क्रॉस ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा। चलो अब ध्यान से, तो देखो 2 1 जा 2, फिर माइनस का 6 आएगा, बीच में एक और माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। जे कैप में पहले से एक माइनस होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 9। ठीक, और 1 माइनस 9 माइनस का 8 आएगा, लेकिन एक माइनस पहले से होता है तो ये भी 8 आ जाएगा। ठीक, चलो के कैप में क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 8। तो ए क्रॉस बी बेसिकली आ गया है 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है पैरेललोग्राम का, अगर ए और बी उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लोग, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो यानी कि अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर भी 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया, 8 रूट 3 आ गया। तो आई होप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। ठीक, चलो उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन बाय दिस। अगेन घूम फिर के हर क्वेश्चन में हमें ए क्रॉस बी ही कैलकुलेट करना पड़ा, तो अभी अपने को डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि d1, अगर यहाँ पर, हाँ ठीक है, d1 क्रॉस d2 निकाल लेते हैं। तो d1 क्रॉस d2 जो है वो कुछ ऐसे आ जाएगा 3 1 माइनस 2। आंसर क्या होगा आपकी, मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 बाई 2। ठीक है, इसका क्रॉस ले रहे हैं हम लोग 1 माइनस 3 और 4 के साथ। चलो तो अब देखते हैं कितना आएगा, ध्यान से कैलकुलेट करेंगे। तो 4 और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6, तो 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। चलो कमा 3 4 जा 12। ठीक है, और फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 14, और एक माइनस पहले से होता तो माइनस का 14। चलो फिर माइनस का 9 और माइनस का 1 बोले तो माइनस का 10। ठीक, तो ये आ गया माइनस 2 आई कैप माइनस 14 जे कैप और माइनस 10 के कैप। चलो तो अब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 वेक्टर, जो कि अपने पास रेडी है। तो मॉड आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 4, 14 का स्क्वायर आई सपोज 196 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 300। 300 बोले तो यानी कि 10 रूट 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 रूट 3/2 यानी कि 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई गेस अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सभी को क्लियर होना चाहिए। केवल एप्लीकेशन सीख रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, जिससे एग्जाम में अपने को आराम रहे। ठीक, उसके बाद अब ये एक क्वेश्चन देखते हैं। ए वेक्टर ये दिया हुआ है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है, सी वेक्टर ये दिया हुआ है। फाइंड अ वेक्टर, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, फाइंड अ वेक्टर डी, फाइंड अ वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी डॉट डी इज इक्वल्स टू 18। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो तुरंत तुम्हें क्लिक कर जाना चाहिए कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं। तो पहली बात तो जो डी वेक्टर है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो डी वेक्टर किस फॉर्मेट का होगा, डी वेक्टर इस फॉर्मेट का होगा प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, मतलब जो इसकी डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगी, और प्लस माइनस हम लोग लगा देते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए दोनों को कम वो करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए। चलो तो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी ही कैलकुलेट कर लेते हैं फिर। और ये लैम्डा कैसे आएगा, ये लैम्डा इस इन्फॉर्मेशन से आ जाएगा। तो भाई ए क्रॉस बी देखते हैं पहले क्या आ रहा है। तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, लिख लेते हैं वैसे ही 1 4 और 2 और क्रॉस ऑफ 3 माइनस 2 7, और ये कितना आ जाएगा जल्दी से देख लेते हैं। तो 7 2 जा 14। ठीक है, और सॉरी 7 4 जा 28, 7 इंटू 4 और माइनस का 4, बीच में एक माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 32। एक माइनस अब पहले से, अब देखते हैं कितना आ रहा है, 7 माइनस 6 बोले तो माइनस का 1, और के के साथ कितना आ रहा है, माइनस का 2 माइनस का 12 बोले तो माइनस का 14।
तो ये a क्रॉस b आ गया। बोले तो डी वेक्टर जो आ गया अपना, वो आ गया कुछ प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। ठीक। और दूसरी बात सी डॉट डी, अब सी डॉट डी डायरेक्ट लिख लेंगे। सी डॉट डी दिया हुआ है 18, तो जरा देखते हैं कि सी डॉट डी आ कितना जाएगा। तो ये लैम्डा तो रहेगा ही, तो प्लस माइनस लैम्डा। अब सी और डी का डॉट लेते हैं, तो सी ये रहा, तो 2 इंटू 32 बोले तो 64 माइनस 1 इंटू माइनस 1 यानी कि प्लस का 1 और 4 इंटू माइनस 14 यानी कि माइनस का 56। ठीक। और ये किसके बराबर आ गया, 18 के बराबर आ गया। तो ये 65 माइनस 56 यानी कि 9 और 18 डिवाइडेड बाई 9 2, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो हम लोग अब डी वेक्टर निकालने में सफल हो चुके हैं। डी वेक्टर आ गया है प्लस माइनस 2 टाइम्स 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। ठीक। चलो, इफ ए इज एनी वेक्टर देन प्रूव दैट ए क्रॉस आई का स्क्वायर, ए क्रॉस आई का स्क्वायर का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि मॉड ऑफ ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर हुआ, इसका मतलब है ना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होगी। प्लस ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का होल स्क्वायर बराबर मॉड ए का स्क्वायर या फिर वेक्टर ए का स्क्वायर, जिसको मॉड ए का स्क्वायर ही बोला जाता है। तो भाई क्या कर लिया जाए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसमें कि हम लोग ने एक एक वेक्टर मान लेते हैं। ऐसा करते हैं पहले, चलो ए वेक्टर मान लेते हैं, से ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ठीक, सो फार सो गुड, यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद हम लोग ने कुछ ऐसे रिजल्ट पढ़ा था कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, जिसको लैग्रेंजेस आइडेंटिटी भी हम लोग ने बोला था। नहीं बोला था तो अब ध्यान रखना, इसको लैग्रेंजेस आइडेंटिटी भी बोलते हैं। चलो, तो उसी सेम लॉजिक से ये जो आपका ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर है ना, ये दोनों सेम चीज है, इसको दिमाग में बैठा लो एकदम, है ना, एग्जैक्टली सेम है। तो जो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर, तो ये आएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, फिर मॉड ऑफ आई कैप का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, यूनिट वेक्टर होता है। और ए डॉट आई, है ना, बी का काम आई कैप कर रहा है, तो ए वेक्टर का अगर आई कैप के साथ डॉट लोगे तो क्या सिर्फ ए वन आएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, ए वन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ गया, मॉड ए का स्क्वायर माइनस ए वन का स्क्वायर। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। ए डॉट आई जो है वो ए वन के बराबर आ रहा है, उसका स्क्वायर था तो ए वन का स्क्वायर हो गया। अब सेम लॉजिक से डायरेक्ट हम लोग सोच सकते हैं कि मॉड ऑफ, मतलब डायरेक्ट सोचने के, सब डायरेक्ट है ही ऑलरेडी। मॉड ऑफ ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर आ जाएगा सेम लॉजिक से। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा, अगेन जे कैप के मॉड का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ए डॉट जे जो होगा वो ए टू होगा और उसका स्क्वायर आएगा, तो ये ए टू का स्क्वायर आ जाएगा। और ऐसे ही मॉड ऑफ ए क्रॉस के का होल स्क्वायर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ए थ्री का स्क्वायर आ जाएगा। हमें जो निकालना है उसके लिए हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 मॉड ए का स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होगा क्वेश्चन में, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पर 2a स्क्वायर होगा। चलो खैर, हम लोग को लॉजिक समझ में आ गया, और मेन हम लोग लैग्रेंजेस आइडेंटिटी से लगाना सीखना चाह रहे थे। तो देखो, ये तो 3 मॉड ए का स्क्वायर हो गया, और अगर ध्यान दो तो ये जो माइनस में लिखा हुआ है ये भी मॉड ए का ही स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, मॉड ए का स्क्वायर हो गया। यही तो होगा ना, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। तो यानी कि ये फाइनली कितना आ गया जो हमें प्रूफ करना था, 2 मॉड ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और जिसको लिखना चाहें तो 2 वेक्टर ए का होल स्क्वायर टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था,
और हम लोग ने लैग्रेंजेस आइडेंटिटी की मदद से इसको जल्दी सॉल्व कर लिया। बाकी नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं कि ए को ऐसे मानने के बाद ए क्रॉस आई का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते, वही डिटर्मिनेंट या जैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, आता तब भी वही है ना, कोई नई चीज ना हो जाती तब भी। ठीक, चलो अब ये क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ थ्री वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज दिस। ठीक, तो हमें पता है कि अगर हमें ट्रायंगल की दो साइड्स पता है, दो साइड्स के अलॉन्ग उनका वेक्टर पता है, तो उसका एरिया कितना होता है, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, अगर ए और बी वेक्टर उसकी साइड्स के अलॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, मतलब इन्होंने देखो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सपोज कर लो ये है अपने पास जो ए पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, ये बी पॉइंट जो है इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, और ये जो सी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो हमें लॉजिक सिंपल, जैसा मैंने भी बोला, पता है कि हमें ट्रायंगल की साइड्स के अलोंग, किन्हीं भी दो साइड्स के अलोंग वेक्टर पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो साइड्स के अलोंग वेक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए बी वेक्टर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक, और एक कोई और वेक्टर लिख लो, चाहो तो ए सी वेक्टर लिख लो, बी सी वेक्टर लिख लो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो मान लो हम लोग ने एक वेक्टर लिख लिया, ये बी सी वेक्टर लिख लिया, तो बी सी वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब हमें ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग दो वेक्टर पता चल चुके हैं, तो अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये एक वेक्टर हमें पता है, क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक, चलो तो अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, चलो नॉर्मली मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। तो एक आ जाएगा देखो बी क्रॉस सी आ जाएगा, फिर आएगा देखो माइनस का बी क्रॉस ए, जो हमें पता है नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फिर आएगा माइनस का ए क्रॉस सी। ठीक, और फिर प्लस का ए क्रॉस ए, जो कि क्या हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से जीरो हो जाएगा। तो माइनस के बी क्रॉस ए जो दिख रहा है आपको दूसरा टर्म, उसकी जगह हम लोग प्लस का ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है। फिर बी क्रॉस सी को ही लिख दिया, तो ये बी क्रॉस सी आ गया। ठीक है, और फिर तीसरा क्या बचा, माइनस का ए क्रॉस सी को हम लोग प्लस का सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और हम लोग ने प्रूव कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, इसको एज अ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि अगर आपके पास ए बी और सी वर्टिसेस दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर के वर्टिसेस दिए हुए हैं, मतलब वर्टिसेस के सॉरी पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम इस लाइन से निकालना, इस वाली लाइन से, क्योंकि इस वाली लाइन से फायदा निकालने में क्या है कि तुम्हें एक बार क्रॉस प्रोडक्ट केवल लेना पड़ेगा। अगर तुम इसको एज अ फॉर्मूला यूज करके निकालते हो तो तुम्हें तीन जगह क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ये तो पहली बात। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम लोग इस वाली है जो हाफ ऑफ मॉड ऑफ बी माइनस ए, कोई भी दो वेक्टर निकाल लेंगे और उनका क्रॉस लेके एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, ये जो पॉइंट है ए बी और सी, तो पॉइंट बना रहे हैं ट्राइंगल। ठीक, अब ट्राइंगल एक तरीके से एक प्लेन है ना भाई, ट्राइंगल सोचो तो एक प्लेन की तरह ही तो है। तो ये जो वेक्टर आया है, इसका मतलब हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मॉड, ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। लेकिन अगर इस चीज को केवल देखो, इतने को, तो ये एक वेक्टर है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस, है ना, ये एक वेक्टर है। तो ये कोई तुमसे पूछे कि कौन सा वेक्टर है, तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि उस प्लेन के नॉर्मल की तरह या उस प्लेन के परपेंडिकुलर की तरह ये एक्ट कर रहा है, जो प्लेन ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर से मिलकर बनी है ना। तीन पॉइंट से तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हें तीन पॉइंट दिए हुए हैं और वो तीन पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं, तो उनसे एक ट्राइंगल बन जाएगा, और अगर उनसे एक ट्राइंगल बन जाएगा तो मतलब उन तीन पॉइंट से एक प्लेन भी बन जाएगी। तो अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो उन तीनों पॉइंट से बनने वाली प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। क्यों, क्योंकि हम लोग ने इस प्लेन में ही तो दो वेक्टर लिए थे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और फिर उनका क्रॉस लेने के बाद ये वेक्टर आया है। ठीक है, तो जब दो वेक्टर का किसी प्लेन में क्रॉस लोगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है,
तो ये एज ए ट्रू फॉल्स टाइप से मान लो आपसे कोई पूछ सकता है कि एक प्लेन है जिसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो उनसे बनने वाली प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस वेक्टर के अलोंग होगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बाकी जब प्लेन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसकी बात फिर से करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये दिमाग में रख सकते हो। चलो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स such that mod a is equals to mod c is equals to 1 and mod b is equals to 4 and mod of b cross c is equals to root 15, b vector minus 2c vector is equals to lambda a vector, then find the value of lambda। ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड तो तीनों वेक्टर के पता है, हमें वेक्टर्स के बीच के एंगल वगैरह नहीं पता है। तो हम लोग क्या करें, क्या अप्रोच लगाएं? तो देखो, यहां पर अगर ध्यान दो तो मॉड ऑफ बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर है। अगर यहाँ पर हम लोग दोनों साइड लेके स्क्वायर कर दें, मतलब दोनों साइड मॉड लेके स्क्वायर कर दें, तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से देखो क्या होगा, यहां से हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर प्लस 4 मॉड सी का स्क्वायर माइनस 4 बी डॉट सी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे आ रहा है जल्दी जल्दी, है ना, नॉर्मल आइडेंटिटी की तरह लगा देते हैं। ये ऐसे आ गया, सब कुछ तो अपने को पता है, तो मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक, और यहाँ से ये हो जाएगा 1 है तो ये 4 हो जाएगा। ये नहीं अपने को पता है अभी, बी डॉट सी नहीं पता, तो इसकी अभी हम लोग कुछ व्यवस्था करते हैं और ये हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल गया 420 माइनस 4 बी डॉट सी इज इक्वल्स टू लैम्डा का स्क्वायर। तो सभी को ये चीज क्लियर हो रही होगी कि अगर अपने को किसी तरीके से बी डॉट सी की वैल्यू मिल जाए तो बस अपना काम हो जाएगा। तो वो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मॉड ऑफ बी क्रॉस सी ये दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा 15। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया और यहाँ से हम लोग लगा देंगे लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। तो ये मॉड बी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर, फिर कितना आता है माइनस जो हमें चाहिए बी डॉट सी का होल स्क्वायर बराबर 15। ठीक, तो यहां से ये आ जाएगा मॉड बी का स्क्वायर 16 और मॉड सी का स्क्वायर 1, तो 16 माइनस 15 इज इक्वल्स टू बी डॉट सी का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने पास आ गया बी डॉट सी का होल स्क्वायर 1 आ गया। तो बी डॉट सी का होल स्क्वायर अगर 1 आ गया तो बी डॉट सी की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 1। और हम दोनों वैल्यू सही रख के देखना पड़ेगा कि लैम्डा की क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि बी डॉट सी को यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे बारी बारी से। तो अगर बी डॉट सी की वैल्यू 1 है तो कितना आ जाएगा? तो 20 माइन डायरेक्ट लिखते हैं, 20 माइनस 4 16 आ जाएगा, तो 16 बराबर लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो 16 बराबर लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। ये तो एक आंसर हो गया। और अगर बी डॉट सी की वैल्यू जो है वो हो गई -1, तो वहां पर 20 प्लस 4 हो जाएगा, तो बोले तो 24 हो जाएगा। और 24 बराबर लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 24। और इसको लिखना चाहो तो जो भी लिख सकते हैं, शायद 2√6 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2√6 लिख सकते हैं। तो दूसरी लैम्डा की दो वैल्यूज ये आ जाएंगी। तो ये दोनों ही लैम्डा की, मतलब चारों, इनफैक्ट चारों ही लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू हैं। ठीक है, तो मोर देन वन में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा पूछा जा सकता है ना, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप लॉजिक क्लियर होगा। अगेन लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज की और यहाँ पर क्या किया, दोनों साइड मॉड लेके स्क्वायर कर दिए। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा। लेट ए एंड बी वेक्टर बी यूनिट वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है, बोले तो मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर 1 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर डॉट दिस वेक्टर। चलो भाई, तो देखते हैं क्या इसमें है ना। तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर दें या तो 2a वेक्टर डॉट 3a वेक्टर, तो कितना हो जाएगा 6 ए डॉट ए कितना होता है मॉड ए का स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक,
उसके बाद आ जाएगा अगला, देखो यहाँ पे थोड़ा सा भी हम लोग समझेंगे बात को। फिर अगला आएगा ए वेक्टर का ए क्रॉस बी के साथ डॉट होना है, तो 2 टाइम्स ए डॉट ए क्रॉस बी। चलो फिर आगे क्या आ रहा है, फिर आ रहा है 5 3 15 ए डॉट बी। ठीक, और कितना आ रहा है, फिर बी का बी के साथ ही डॉट हो रहा है, तो ये आ जाएगा 5 मॉड बी का होल स्क्वायर। और फिर लास्ट में आ रहा है 5 बी डॉट ए क्रॉस बी। अब जरा ध्यान दो, लॉजिक सोचो, बाकी हम लोग वैसे भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसमें तो आप तुरंत बता दोगे, लेकिन ये सोचो तुम कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी। तो तुम ए वेक्टर का डॉट एक ऐसे वेक्टर के साथ ले रहे हो जो ए के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। ए क्रॉस बी जो एक वेक्टर है उसको थोड़ी देर के लिए बोल दो सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो तुम सी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट ले रहे हो और उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और जब वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो वैल्यू कितनी आती है, 0। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड अगेन सेम लॉजिक से ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि तुम बी वेक्टर का एक ऐसे वेक्टर के साथ डॉट ले रहे हो जो खुद बी के परपेंडिकुलर है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। ठीक, उसके बाद ये जो बचे हैं 6 ए का मॉड 6 ए का स्क्वायर और 6 मॉड ए का स्क्वायर और 5 मॉड बी का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएंगे, मतलब 6 इंटू 1 और 5 इंटू 1, तो 6 और 5। और फिर ए डॉट बी कितने बचे हैं, एक ये 2 ए डॉट बी बचा है और एक ये 15 ए डॉट बी बचा है, तो ये आ गया 17 ए डॉट बी। तो बस अब अपने को ए डॉट बी की अभी वैल्यू मिल जाएगी तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 6 और 5 11 हो गया, 11 प्लस 17 ए डॉट बी। चलो तो अब ए डॉट बी की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 3। ये भी 1 है, ये भी 1 है, उधर जाएगा तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/2। तो बस उसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 प्लस 17/2। अब जो भी एलसीएम एलसीएम लेके आ जाए, 22 और 7 17 39/2। दिस इज योर आंसर। तो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, जेई मेन में आ सकता है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना है। एक ये क्वेश्चन है कि आपको वेक्टर मेथड से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूफ करना है। हम लोग कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला या कॉस ए माइनस बी एक कोई फॉर्मूला देख चुके हैं, और दूसरा आपको साइन रूल ऑफ ट्राइंगल प्रूव करना है। अगर किसी को साइन रूल ऑफ ट्राइंगल नहीं पता है तो जल्दी से बस ये देख लो कि साइन रूल होता क्या है। जैसे मान लो एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है ट्राइंगल में कि हम लोग एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से बोलते हैं, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से बोलते हैं। तो साइन रूल क्या होता है, साइन रूल होता है कि ए अपॉन साइन है, ए साइड की लेंथ है, बी सी साइड की लेंथ है ए, ठीक, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, ये ट्राइंगल के लिए बराबर होते हैं ना। तो किसी भी ट्राइंगल में ए अपॉन साइन है इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी होता है। तो ये आपको प्रूव करना है, और इनकी वैल्यू भी एक नंबर के बराबर होती है, ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस। खैर वो अभी आपको नहीं प्रूव करना है, अभी आपको केवल इतना प्रूव करना है कि ए अपॉन साइन है प्लस बी अपॉन साइन बी प्लस सी अपॉन साइन सी जो होते हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए बराबर होते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन ट्राई करना, फिर बाकी हम लोग इसका अलग से वीडियो एक एक, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एक इसका और एक इसका केवल इनके प्रूफ का। ठीक है, तो अब आगे इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, आगे इसमें हम लोग को पढ़ना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेन के लिए। चलिए तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।